बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि डोनेशन के ऊपर रिबेट की कैलकुलेशन कैसे होती है। अब हम बात करें कि डोनेशन पर रिबेट वर्कआउट करने के लिए जो लीगल प्रोविजंस हैं वो क्या हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहली जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि जब आप डोनेशन पे करेंगे तो आप पे करेंगे थ्रू बैंकिंग चैनल। इट मीन्स के कोई कैश डोनेशन पे करें तो उस पर वो रिबेट वर्कआउट नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप डोनेशन पे करना चाहें इन काइंड तो वो आप कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कभी फ्लड हो, कभी कोई और मसला हो, तो हम ये कर सकते हैं घर के इस्तेमाल की चीज़ें डोनेशन में दे सकते हैं। इस तरीके से अगर कोई हॉस्पिटल है चैरिटेबल बेस पे काम कर रहा है तो उसमें हम इक्विपमेंट्स वगैरह इंपोर्ट करके उनको दे सकते हैं। तो इन काइंड हो तो अलग बात है। अदरवाइज अगर आप कैश दे रहे हैं तो कैश पेमेंट नहीं कर सकते, बल्कि बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करना चाहिए। हाँ, ये अलग बात कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन ना किया जाए तो हम बड़ी आसानी से जूम कर सकते हैं कि पेमेंट हुई है थ्रू बैंकिंग चैनल। एक तो कंडीशन ये हो गई बेसिक कंडीशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि आप डोनेशन देंगे किसको। आप हर एक को डोनेशन दे करके रिबेट वर्कआउट नहीं कर सकते। तो आप डोनेशन दे सकते हैं किसको, किसी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जैसे मैट्रिक बोर्ड है, इंटरमीडिएट बोर्ड है, या किसी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ। और एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर यह है कि यूनिवर्सिटी जो होती है इस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी आए नहीं आए ये एक अलग मसला है, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो बहरहाल इसमें आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और हॉस्पिटल है इन पाकिस्तान, लेकिन कौन से, जो कि रन या कंट्रोल बाय फेडरल गवर्नमेंट हो, क्योंकि अच्छा इसके बाद फिर तो इसमें आपके सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाएंगे। जितने गवर्नमेंट के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो ये तो सारे अप्रूव्ड होते हैं डोनेशन पर्पज़ के लिए। अच्छा, अब जो आपका पैरा सी है इसमें आपका आएगा समझ लें एक तरह से प्राइवेट इदारे, इसलिए कि ए और बी तो आपका जो है वो पूरा गवर्नमेंट का हिसाब किताब है। जैसे सी में आपका आएंगे प्राइवेट इदारे। तो इसमें तीन कंडीशन है बेसिकली, कि ये होना चाहिए क्या चीज़, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके। अच्छा, तो सबसे पहली कंडीशन है कि जिस इदारे को आप डोनेशन दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। दूसरी कंडीशन ये है कि जो इदारा है ये अप्रूव्ड हो बाय द टैक्स अथॉरिटीज़। अच्छा, इनकम टैक्स रूल्स में बाकायदा इसका प्रोसीजर है कि कोई एनपीओ अगर अप्रूवल लेना चाहे एफबीआर से तो वो किस तरह से ले सकता है, ठीक है। ओके। अच्छा, तो एक पहली कंडीशन क्या हो गई कि ये होना चाहिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अप्रूव्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज़। और तीसरी कंडीशन ये है कि इस्टेब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, रिलीजियस, एजुकेशन, चैरिटेबल वेलफेयर ऑफ अ प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ अगर कोई एनपीओ है तो डेफिनेटली वो किसी न किसी पर्पज़ में तो आ ही जाएगा। अगर और किसी पर्पज़ में ना आए तो वेलफेयर तो आपको पता है बहुत ही कॉमन वर्ड है। तो इन तीनों में से किसी एक को डोनेशन देने के बाद आप रिबेट वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नेगेटिव पॉइंट दिया जाए तो हम रिबेट वर्कआउट नहीं करेंगे। तो नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है कि डोनेशन पे किया जाए इन कैश, तो हम रिबेट वर्कआउट नहीं करेंगे। वो आपसे कहते हैं कि डोनेशन किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को दिया है जो कि एनपीओ नहीं है, आप रिबेट वर्कआउट नहीं करेंगे। आपको बताया जाए कि हमने किसी ऐसे इदारे को डोनेशन दिया है जो टैक्स अथॉरिटी से अप्रूव नहीं है, तो हम रिबेट वर्कआउट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके। अच्छा, इससे कैसे एक और चीज़ में आती है कि साहब ये जो चैरिटेबल पर्पज़ है क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, इंक्लूड्स रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ एंड द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। इसका मतलब कि जो भी इदारा है वो जनरल पब्लिक के लिए काम कर रहा हो। इट मीन अगर कोई ऐसा इदारा है जो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड हो, कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसी का इदारा है, तो वो डेफिनेटली इस डेफिनेशन में नहीं आता। इस तरीके से हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते किसको हैं, उसकी डेफिनेशन है मीन्स एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। इसमें कि एक इंडिविजुअल अपने आप को एनपीओ डिक्लेयर नहीं करेगा। अच्छा, जो एनपीओ है वो कोई होना चाहिए अदर देन इंडिविजुअल। तो नॉर्मली कोई ट्रस्ट होता है, कोई कंपनी हो सकती है। अच्छा, इसके फिर तीन चीज़ें हैं कि विच इज एस्टैब्लिश फॉर रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल वेलफेयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स वगैरह। तो ये तो समझो वही पर्पज़ जो ऊपर लिखे हुए थे। उसके बाद फिर रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर एनी लॉ एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
और इसमें दो आते हैं, एक होता है ट्रस्ट एक्ट और एक होता है कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 42 में भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एज अ कंपनी रजिस्टर हो सकती हैं। ओके, उसके बाद फिर तीसरी जो केस है वो है कि अप्रूव बाय द कमिश्नर फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, और आखिर में उन्होंने कहा कि नन ऑफ इट्स एसेट्स कन्फर्स अ प्राइवेट बेनिफिट टू एनी अदर पर्सन। तो आपको पता है कि एनपीओ की खास बात ये होती है कि उसमें से किसी को प्राइवेट बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसमें से डिविडेंड की डिक्लेरेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर कोई नेगेटिव पॉइंट ना दिए जाए तो हम तमाम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अज्यूम करते हुए हम रिबेट वर्कआउट करेंगे। ओके, अच्छा ये तो आपका सो गया रिबेट। अब रिबेट कैसे वर्कआउट करें तो हम देख चुके हैं कि हम लगाते हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स ए डिवाइड बाई बी इंटू सी। अच्छा ना, इसके बाद फिर